आज हम थोड़ा सा सुपरफिशियल देखेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए। ठीक है, ये क्रेडिट पार्टी में 35 जो चैप्टर है वो है सीएनएस स्टिमुलेशन। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कंबाइन जब हम करते हैं तो उनके अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो आपका सीएनएस कहलाते हैं। ठीक है, अब सीएनएस जो है उसके फंक्शन जो है वो क्या है? मेनली हमारे जो पूरी बॉडी में हमारा सीएनएस क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हमारा हिमोस्टेसिस कंडीशन हो गई, हमारा स्पीच हो गया, हमारे जितने भी हमारे जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं या फिर हमारी जो सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमारे सीएनएस से कंट्रोल रहती हैं। ठीक है, तो जब हमें ऐसी कोई कंडीशन आती है, एग्जाम्पल मैं एक ही दूंगी यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें सीएनएस स्टूमुलेंट या फिर हम बोल सकते हैं सीएनएस स्टूमुलेशन जो करती हैं ऐसी ड्रग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट कर मतलब प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूमुलेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी ड्रग जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं। लाइक स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई पैरालिसिस मसल्स को स्टिमुलेट मतलब जब करंट देते हैं, कोई भी मोडालिटी देते हैं, जब हम ईएमएस मतलब हमारा स्टिमुलेशन जब हम किसी पैरालिसिस मसल को देते हैं तो वो स्टिमुलेट होती है और एक्टिविटीज या मतलब उसमें एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये मैंने बताया कि पैरालिसिस मसल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज से उसे स्टिमुलेट करते हैं मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन दोनों स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन देती मतलब उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करती हैं। अगर हमारे सीएनएस की एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा सीएनएस जो है हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करके रखता है ना। कैसे कंट्रोल करता है? हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स से जितनी नर्व्स बनी हुई हैं उसके थ्रू ये मोटर एंड सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ऐसी ड्रग जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन करती है उन ड्रग्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, ये जो अदर एक और वर्ड है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सीएनएस स्टिमुलेशन समझ में आ गया। वैसे ड्रग जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कंडीशन लेते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल कब जब हम कोई डिप्रेशन का पेशेंट देखते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? पेशेंट ऑल टाइम सोता रहेगा, पेशेंट किसी से बात नहीं करता है, उसकी जो सीएनएस एक्टिविटीज़ है बिल्कुल लो हो जाती है, मतलब उसके सोचने की क्षमता घट जाती है, उसकी मेमोरी लॉस होने लगता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो कुछ मतलब सुपरफिशियल अगर देखें तो उसके सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, कि आप किसी से बात नहीं करोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे, मतलब ऑल टाइम सोना, नींद आना ऑल टाइम। ठीक है, उसके बाद चुप रहना, शांत रहना, क्योंकि आपका ब्रेन रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन हो सकती है। जो ये कंडीशन क्यों होती है डिप्रेशन की? हमारे जो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरो होते हैं जो जिनका इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने के कारण हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेडिकली देखें, अगर हमें कोई एक्सटर्नल सैडनेस नहीं है तो हम मेडिकली देखें तो जब हमारे न्यूरो जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनमें इम्बैलेंस होता है, मतलब वो उनका घटना और बढ़ना। ठीक है, जब उनमें इम्बैलेंस होगा तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ अल्टर हो जाएगी, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज अल्टर होगी तो हमारे ब्रेन जो है डिप्रेस हो जाएगा, मतलब उसका काम करने की क्षमता या फिर उसका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जब डिप्रेशन होता है तो हमारे जो न्यूरो है, मोस्ट एग्जाम्पल जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा डोपामिन जब डिक्रीज होता है। डोपामिन डिक्रीज कौन सी डिजीज में होता है? हमारे पार्किंसन में।
पार्किंसन डिजीज जब होती है तो उसमें डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब वो डिक्रीज हुआ तो उससे क्या होता है कि जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं उनमें डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन क्यों होता है? जब हार्मोनल या फिर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके इम्बैलेंस के कारण। ठीक है, तो पेशेंट जो है बहुत सैड फील करेगा, इनएक्टिव रहेगा, एक्टिविटीज बिल्कुल लो हो जाएगी, उसको उसकी मोटर जो एक्टिविटीज हैं वो लो हो जाएंगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी जो हमारी बॉडी की हैं वो लो हो जाएंगी। ठीक है, आपके जो जीआईटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी कभी एसिडिटी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो किडनी फंक्शन है वो भी अल्टर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी के वो सब सीएनएस से कनेक्ट हैं और हमारा सीएनएस पूरे उनको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, जब यही जो सीएनएस है यही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमारी पूरी बॉडी पे असर आएगा, हमारा पूरा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा अच्छे से। तो ऐसी ड्रग जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, फॉर एग्जांपल हमारा जो डिप्रेशन है, हमारा जो डिजीज है डिप्रेशन, वो हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, उसके फंक्शन को अल्टर कर रहा है या उसके फंक्शन को बिल्कुल इनएक्टिव कर रहा है। तो हम ये जब ड्रग देंगे, ये जो ड्रग स्टिमुलेटेंट जो ड्रग है वो जब हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो उसके ब्रेन की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, उसके ब्रेन की। ठीक है, उसका ब्रेन रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है, जब ये जो ड्रग हैं इनका यूज जो है वो कम है और इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी। तो इसके यूज जो हैं इसको आप डिप्रेशन में दे सकते हो, लेकिन इनका जो डोज है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट मिनिमम ही हमेशा रखते हैं हम। ठीक है, अगर आप इनका डोज बढ़ाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट है कन्वर्जन। हमारे ब्रेन का अगर जब हमने हाई डोज दिया हमारे ब्रेन को सीएनएस स्टिमुलेंट का, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को इतना ज़्यादा अल्टर करके इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आपको फिट्स आ सकते हैं या फिर आपको कन्वर्जन्स आ सकते हैं, आपको एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड मतलब हमें डिसाइड करना रहता है कि इसका जो डोज है वो बिल्कुल मिनिमम रहे, इतना कि हमारा ब्रेन जो है वो उसकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएं लेकिन वो हाइपर एक्टिविटीज ना हो ब्रेन की। ठीक है, तो ये हमारे स्टिमुलेंट जो है उसके यूज करने का तरीका है कि इसको मिनिमम डोज पे हम पेशेंट को कंटिन्यू ये स्टिमुलेंट ड्रग्स देते हैं। क्यों? जब अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसके ब्रेन की एक्टिविटीज को अल्टर करने के लिए, ताकि उसके जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी के जो ग्लैंड की एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल हो सकें, ऑप्टिमम लेवल पे आ सकें। ठीक है, लेकिन इसका हाई डोज बिल्कुल नहीं करना है। हाई डोज करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस हमें साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। उसको फिट हो सकता है पेशेंट को कन्वर्जन्स आ सकते हैं, पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकता है। ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं इसके हाई डोज अगर हम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या आएगा कि ऐसी ड्रग्स जो हमारे सीएनएस की एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं, हमारे सीएनएस की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो सीएनएस है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन कि जो ऐसी ड्रग जो हमारे सीएनएस इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेशन से हमारे जो भी हमारी जो एक्टिविटीज जो बिल्कुल डिप्रेस हुई हैं उनको नॉर्मल लेवल पे ला सके, उनको हाइपर भी नहीं करना है, तो वो हम अपने डोज से उसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेन की एक्टिविटीज को। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने क्या देखा, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके पास वैसे नोट्स होंगे इसके, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पढ़ाया गया है, बस हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो कन्वर्जन जो है, सॉरी, जो सीएनएस स्टिमुलेंट है इसको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कन्वर्जन, जो आपको एंटी एपिलेप्सी ड्रग में पढ़ना है, तो यहाँ पे ये हम नहीं पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे लिखना नहीं है इसके लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट क्या है? सीएनएस की एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंट क्या होते हैं? सीएनएस की हाइपर एक्टिविटीज जब होती है तब उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो इसको डिक्रीज करने के लिए हम सीएनएस डिप्रेशन वाली जो ड्रग देंगे कि सीएनएस की एक्टिविटीज को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिया है क्योंकि ये सीएनएस पे वर्क कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, इसलिए क्लासिफिकेशन में दिया है, लेकिन यहाँ पे इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, 2 हमारे क्लासिफिकेशन मेन रहेंगे, एक रहेगा एनालेप्टिक
एनालेप्टिक, और एक रहेगा साइको स्टूमुलेंट। ठीक है, साइको स्टूमुलेंट और एनालेप्टिक। एनालेप्टिक का दूसरा नाम है, अगर आपको लिखना हो तो आप अपनी कॉपी में ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। सबको बुक का क्लियर हो रहा है ना, दिख रहा है ना बुक क्लियर? ये देखो, एनालेप्टिक को एक और नाम से हम डिनोट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन में आप आगे लिख सकते हो, या तो आप एनालेप्टिक लिख सकते हो या फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हमारा है कन्वर्जेंट। आपको क्लासिफिकेशन में पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, लेकिन डिस्क्राइब आपको इन दोनों को करना है जो नीचे के आपके बुक में दिए हैं 2 और 3 नंबर पे। तो एनालेप्टिक मतलब हमारा रेस्पिरेटरी जो स्टूमुलेंट्स रहेंगे वो ड्रग रहेंगे, और हमारा साइको स्टूमुलेटिंग मतलब हमारे जब हमें कोई भी साइको का मतलब क्या होता है, जब ऐसी कोई वर्ड्स हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो हमारी ब्रेन की जितनी भी डिजीज हैं तो उन्हें हम साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं, है ना। तो ये जो साइको वर्ड यहाँ यूज करा है, मतलब ऐसी डिजीज जो हमें साइकोलॉजिकल मेंटली जो हमें डिजीज अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट जो हम अभी यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिजीज है एंड एज वेल एज एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, राइट। तो ये साइको स्टिमुलेंट मतलब ऐसे स्टिमुलेंट ड्रग जो कि हमारे मेंटल फंक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, तो ये उनके नाम है। एनालेप्टिक मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन को बढ़ाती हैं, और ये साइकोस्टिमुलेंट जो हमारे सीएनएस के स्टिमुलेशन को बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी या एनालेप्टिक क्यों दिया गया है? ठीक है, ये क्यों दिया है इस क्लासिफिकेशन में? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हमने रेस्पिरेशन का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमारे ब्रेन में एक अलग से एक एरिया रहता है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वासो मोटर और ऐसे करके कुछ एक वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो एरिया रहता है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमारा जब डिप्रेशन, अगर इन केस अगर हमें कोई अस्थमा की कंडीशन हुई, ठीक है, या फिर हमें डिप्रेशन की कंडीशन, डिप्रेशन में भी हमें रेट मतलब हाइपर वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हमारी जो सांस लेने के जो इंक्रीज हो सकता है, सांस ले ब्रीथलेसनेस हो सकती है हमें। ठीक है, तो जब डिप्रेशन होता है तो एनालेप्टिक, अगर हमें रेस्पिरेशन में कुछ डिप्रेशन आ रहा है, हमारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं आ रही है, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे ब्रेन में जो एक सेंटर है जो हमारे रेस्पिरेशन का सेंटर है, उससे जाके स्टिमुलेट करते हैं, और हमारा जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पे रखा गया है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हमारा जो सीएनएस है वो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो भी हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो जब हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, जब आप कोमा में रहते हो, या फिर जब आप खुद से सांस नहीं ले पाते हो, तो ऐसी ड्रग जब हम मिनिमम डोज पे देते हैं, कभी भी हमारा जो सीएनएस है वो हमें हाई डोज पे नहीं देना है। हाई डोज पे देंगे तो उसके ज्यादा हमें साइड इफेक्ट मिलेंगे। तो मिनिमम डोज पे जब हम पेशेंट को, कोमा पेशेंट को, या फिर कोई भी कंप्रोमाइज रेस्पिरेटरी जो पेशेंट है जिनका कंप्रोमाइज्ड हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल निमोनिया, जो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा कि उनको ये ड्रग देंगे तो हमारा सीएनएस स्टिमुलेट होगा, और वो इसको ऑर्डर करेगा, हमारा ब्रेन हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को ऑर्डर करेगा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, या कोमा में है पेशेंट, खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको वेंटिलेट करके और मिनिमम डोज ऑफ सीएनएस स्टिमुलेशन जब देते हैं, तब जाके उसका प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रॉपर हो पाता है। ये पुराना, ये जो हम ये कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आज के समय में एंटीलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो यूज नहीं की जाती हैं। क्यों नहीं की जाती हैं? क्योंकि इनका जो थेरेपेटिक यूज है वो बहुत कम है, लेकिन इनका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपका ये जो सीएनएस स्टिमुलेंट, अगर आपकी जो एनालेप्टिक ड्रग्स हैं ये अगर ज्यादा हाई डोज में अगर पेशेंट को चले गए, तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। उसका दोनों यूज है, ये एक तो ये कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा है
अगर हाई डोज हुआ तो पेशेंट का फेलियर भी हो सकता है, इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा कि वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो अभी इनका यूज़ बहुत कम होता है या फिर बहुत कम प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है। उसके बाद साइकोस्टिमुलेंट मतलब हमारा डिप्रेशन है अगर पेशेंट को, तो उसके मतलब एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, उसके मोटर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, उसकी मेमोरी को एनहांस करना है, हमें हमें उसके मूड अल्टर्स जो हो रहे हैं, मतलब कभी वो बहुत खुश है तो कभी बहुत उदास, तो ये जो मूड अल्टर्स होते हैं इनको बैलेंस करना है कि पेशेंट एक नॉर्मल लेवल पे रहे, वो सडन एकदम मतलब हाइपर ना हो और लो भी ना हो, ठीक है। तो ये सब बैलेंस करने के लिए इनका हमें यूज करना है, लेकिन मिनिमम डोज पे, ठीक है। तो ये साइकोस्टिमुलेंट हो गए, इनका आपको नाम रखना, याद रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो आपको इनमें दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट है कैफीन और कोकीन। ये जो दो ड्रग हैं, कैफीन मतलब जो हम कॉफ़ी में लेते हैं, तो जनरली आपने अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर साइको स्टिमुलेंट का एग्जांपल दूं, तो जब आपके एग्जाम रहते हैं या फिर जब आप किसी में पढ़ रहे होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि जब तक वो चाय नहीं पीते हैं उनका दिमाग ही नहीं चलता है। मतलब एक तरीके से अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे लें कि जब वो कॉफ़ी लेते हैं तो उनका सीएनएस जो है वो स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेशन में आता है उनका सीएनएस, और उनका सीएनएस ज़्यादा अच्छे से वर्क करने लगता है, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसकी मेमोरीज बढ़ जाती हैं। तो जब रात में जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर कभी भी, तो आप जब चाय और कॉफ़ी लेते हो तो उसमें क्या रहता है, को कैफीन रहता है। कैफीन क्या होता है, हमारे सीएनएस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, जिससे हमें नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आएगी और आपके सीएनएस की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो आप प्रॉपर आपका सीएनएस वर्क कर पाएगा। तो लेकिन अगर आपको इसको मिनिमम डोज या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक कंट्रोल वे में अगर आप ले रहे हो तो ही ये आपके हेल्थ के लिए गुड है। अदरवाइज इसका अगर आप हाई डोज ले रहे हो, आप कंटिन्यू कैफीन या फिर कंटिन्यू कॉफ़ी चाय ले रहे हो, तो वो आपके बॉडी को साइड इफेक्ट की ओर ले जाएगा। साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, आपका पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आपको आपको इंसोमिया हो सकता है। आपने इतना ज़्यादा हाई डोज ले लिया है कैफीन का या कॉफ़ी और जो चाय है इतना ज़्यादा ले ली कि आपको नींद ही नहीं आ रही है एक टाइम के बाद, तो ये आपका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सीएनएस है इतना ज़्यादा इस मतलब इसका डोज इंक्रीज हो गया है कि आपका सीएनएस भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। तो ये जो कैफीन है जो हमारे चाय और कॉफ़ी में होता है, ये आपको कंट्रोल वे में लेना है, तभी जाके आपको इसका मेन फंक्शन मिलेगा। अदरवाइज हाई डोज में ये आपके बॉडी के साइड इफेक्ट को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद कोकीन, जो कि बहुत मतलब ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट जो है उसको एंजाइटी हुआ, पेशेंट को डिप्रेशन हुआ, तो कुछ जो मतलब पर्सन्स होते हैं वो कोकीन लेना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात होती है। कोकीन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस यहाँ फार्माकोलॉजी में अगर हमें पढ़ना है तो हमें इसके फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, हमारी ब्रेन की यूफोरिक कंडीशन को इंक्रीज करता है। यूफोरिया क्या होता है, मतलब उसको ये फील होगा कि सब ठीक है, मतलब वेल बीइंग, जो हमारी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो कंडीशन होती है यूफोरिया। तो कोकीन क्या करती है, यूफोरिया को वो कर देती है, हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ा देती है, हमारे एपेटाइट्स को बढ़ा देती है। एपेटाइट बढ़ेगी तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि हमें वैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ताकि हमें मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हमें फील होगी जब हम ये सब चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। और अदरवाइज अगर कोकीन का हाई डोज हो गया तो आपका बीपी सडन लॉस हो जाएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, दोनों हो सकता है। और आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो इसके जब हाई डोज होता है तो जो इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और इनका थेरेपेटिक यूज़ बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, हमारे सीएनएस स्टिमुलेशन के लिए। ये हमारे सीएनएस को एक्टिविटीज़ को अल्टर करते हैं, एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कम हुए हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्टिविटीज़ जो कम हुई है वो नॉर्मल लेवल पे आए। लेकिन इनका जो डोज है वो हमेशा मिनिमम डोज पे हम लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन, ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। ये कोकीन है, कैफीन इसका एग्जाम्पल है साइकोस्टिमुलेंट का। और एक और ये मिथाइल
फेनिटेड, ठीक है। इसको ये 3 ड्रग्स जो हैं ये आप लिख सकते हो उसमें। एनालेप्टिक मतलब हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, इनमें डोक्सापाम का नाम लिख लेना इसमें, और कन्वर्जेंट के कुछ नाम आप याद कर लेना। ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद हमारा एक मोड ऑफ एक्शन आएगा। मोड ऑफ एक्शन में क्या रहेगा? मोड ऑफ एक्शन का मतलब ये कि जो ये जो ड्रग हैं ये कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इनका कैसे वो रहता है। तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी जो हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एनालेप्टिक, एनालेप्टिक जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और वहाँ पे क्या होगा, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कौन से पेशेंट में यूज कर सकते हैं? हमारे कोमा पेशेंट में, या सडन जो फेंट हो गए हैं पेशेंट, उनमें अब इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो बहुत लो है, तो अभी नाउ डेज ये यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रग है जिनका नाम आपको याद रखना है। ये क्या करता है हमारे सेंट्रल इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है एनालेप्टिक का? ये हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? स्टिमुलेशन करके। उसकी एक्टिविटीज, उसके रिसेप्टर्स जो हैं वहां पे जाके बाइंड हो जाएंगे, और वहाँ के इसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे सीएनएस में बाइंड होके और हमारे रिसेप्टर की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, जिससे हमारा न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन के वो इंक्रीज होंगे, और हमारे पूरे ब्रेन के हमारे सीएनएस का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, मिनिमम डोज पे, हाई डोज पे नहीं, मिनिमम डोज पे। और उसमें क्या होगा कि प्रॉपर जो डिप्रेशन आ रहा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये साइकोस्टिमुलेंट है, ये इनके नाम है ड्रग्स के, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन स्टेम और हमारे सीएनएस दोनों पे जाके इफेक्ट करेंगे, और हमारे जो हमें क्या बोलते हैं, डिप्रेशन से प्रिवेंट करेंगे, हमारे एंजाइटी से प्रिवेंट करेंगे, हमें हमारे जो अदर्स फोबिया हैं उनको ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साइकोलॉजिकल जो डिजीज हैं, जो हमारे डिप्रेशन में लाती हैं हमें जो डिजीज, उनको ये हमारे मूड को अल्टर करेंगे, हमारे सीएनएस के फंक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, कि ये सबसे पहले इसमें ये दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। साइको स्टूमुलेंट के एडवर्स इफेक्ट हैं कि ये कैफीन की पॉइजनिंग हो सकती है। आप ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में इसकी पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, नौसिया हो सकता है, आपको आपको वॉमिटिंग हो सकती है ज़्यादा अगर ओवरडोज हो गया तो। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यूस एक ओवरडोज में आप ले रहे हो, ठीक है, तो इसका सडन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंसोमिया स्टार्ट हो जाएगा। इंसोमिया मतलब आप को नींद नहीं आती है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपका सीएनएस स्टिमुलेशन हो गया है कि आपकी जो एक्टिविटीज इतनी हाइपर हो गई हैं कि आपको एक टाइम बाद आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हुआ या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आपकी किडनी पे क्या असर पड़ेगा इसका, ये आपकी किडनी पे, आपका ये जो किडनी है हाइपर एक्टिव हो जाएगी, तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये आपके किडनी के साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि आप में इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए आपका ब्रेन, कि आपका ब्रेन किडनी पे सिग्नल भेज रहा है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए। आपका किडनी ज़्यादा वर्क करेगी तो आपका जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मसल ट्विचिंग हो सकती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन मतलब सडन कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, या फिर मसल टाइटनेस स्टार्ट हो सकती है, आपकी रिजिडिविटी स्टार्ट हो सकती है, कहीं कहीं मसल में टाइटनेस प्रेजेंट हो जाएगी। ये सब आपके हाई डोज के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आपका सीएनएस ज़्यादा वर्क कर रहा है तो आपके बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो भी ज़्यादा वर्क करेगी, तो जिससे एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और आपकी एपेटाइज वो है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम बाद वो भी आपको एपेटाइज जो है वो भी लॉस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम कंटिन्यू स्टिमुलेशन देते हैं तो ये हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि जब ये प्रॉपर्टीज में कि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को स्टिमुलेशन देते हो तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप का जो जहाँ आप स्टिमुलेशन दे रहे हो वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है जब तक। इसलिए हम मिनिमम डोज पे इसे
फ्रिक्वेंटली विड्रॉल करते हैं और देन यूज़ करते हैं, ताकि हम इसके आदी ना हो जाएं, ठीक है, ड्रग्स के। तो कैफीन जो है उसको मिनिमम डोज पे आप लें, कन्वर्जन्स हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा हाई डोज ले, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हुए। टेकिकार्डिया हो सकता है, आपको आपको हाइपरटेंशन हो सकता है इससे, क्योंकि आपका हार्ट की एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी। अगर आपका ब्रेन का एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, आपको टेकिकार्डिया होगा, आपका पल्स रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो जाएगा। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हुए, ठीक है। अब इसके यूज़ क्या क्या हैं। जब हम अगर एनालेप्टिक या रेस्पिरेटरी का अगर हम पढ़ते हैं तो इसके यूज़ क्या होंगे। ये अस्थमा में यूज़ हो सकती है। जब आप अस्थमा होता है तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इनका जब यूज़ करोगे ये वाली ड्रग्स का मिनिमम डोज पे, तो आपका क्या होगा कि नॉर्मल रेस्पिरेशन आ जाएगा और आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको अस्थमा में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसका यूज़ डिप्रेसिव पेशेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं ये जो ड्रग्स हैं इनको आप एक और इसमें इसमें दिया नहीं है, एक में इनका जो यूज़ है, एक एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जब हम किसी को बोलते हैं तम्बाकू या सिगरेट छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रग्स देने पड़ते हैं, ताकि आपका ये जो है, जो आपकी आदत है वो ड्रग डिपेंडेंट जो हो जाते हैं, ड्रग डिपेंडेंट बोल सकते हैं कि जो जिनको तम्बाकू वगैरह लेने का वो रहता है, ठीक है, तो उनको अगर ये ड्रग्स देते हैं तो वो विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब उनमें छोड़ने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। माइग्रेन में आप इनको ले सकते हो, माइग्रेन हो रहा है, आपने कॉफ़ी पिया, आपका हेडेक नॉर्मल हो जाएगा, आपका मिनिमम अगर आप डोज पे ले रहे हो तो, ठीक है। तो हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, और माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स इससे कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक यूज़, एडवर्स इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, स्टिमुलेशन की डेफिनेशन और इनके जो नाम हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। समझ आ गया पूरा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन आ गया समझ? सीएनएस स्टिमुलेट क्यों यूज करते हैं? आ गया सबको समझ, है ना, क्लियर हो गया, मतलब अब आप बुक पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन बेटा आपको बुक से ही देखना पड़ेगा, दो क्लासिफिकेशन है ना, एक क्लासिफिकेशन है उसमें तीन सब सब क्लासिफाइड है, कन्वर्जेंट, एनालेप्टिक एंड साइकोस्टिमुलेंट, ये आपको बुक में दिया हुआ है, बुक से ही आपको इसको लिखना है, या फिर आप बोलो तो मैं क्लासिफिकेशन की पिक लेके आपको ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है।